शराफत साहब, हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इससे पहले कि हम अपने उस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, मेरी गुजारिश है अल्ताफ़ से कि वो हमारे सामने एक एवी प्ले करें कि जिस अजीम शख्सियत के लिए आज का ये खूबसूरत जश्न सजाया गया है, उस शख्सियत के बारे में मज़ीद जानने के लिए उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके काम के हवाले से कुछ झलकियाँ पेश की जाएंगी। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है। आज की रात ना फुटपाथ पर नींद आएगी। सब उठो, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो। कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। इसी जमीन पर मैंने घुटनियों चलना सीखा। इसी जमीन पर मैंने खड़े होने सीखा। इसी जमीन पर शायद मैं पहली मरतबा तुतला के बोला होगा। अभी मुझे बहुत कुछ इस गांव के लिए करना है और वो मैं करूंगा। मेरी दुनिया में ना रब है ना पसंद कोई, सारे इंसान सिमट आए खुली बाहों में। कल भटकता था मैं जिन राहों में तन्हा तन्हा, काफिले कितने मिले आज उन्हीं राहों में। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो। मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है, न खत खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। शराफत साहब,
अभी हम जो अपने सिलसिले को शुरू करने जा रहे हैं उसमें बाकायदा गुफ्तगू होगी शबाना साहिबा के साथ। तो उससे पहले कि मैं स्टेज पर आने की हमारी बज़्म उर्दू के एक बहुत ही ख़ास मेंबर है उनको दावत दूँ, उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर बात करने का खूबसूरत तरीका आता हो और उसी बात को खूबसूरत लड़ियों में पिरोने का सलीका आता हो तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आवाज़ को आँखों से दिखाना। ख़वातीनो हज़रात, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका पहला तारुफ़ बिलाशुबा ये है कि वो हिंदुस्तान के मारूफ शायर अनवर ताबा साहब की बेटी हैं और इसके अलावा वो बजाते ख़ुद भी एक बहुत ही खूबसूरत शायरा हैं। बज़्म उर्दू की बहुत ही अहम मेंबर हैं, एक एंकर हैं और इसके अलावा बज़्म उर्दू की ज़ैली कमेटी फ़न स्टूडियो की वो सरबराह भी हैं। बज़्म उर्दू का एक मुस्तकिल प्रोग्राम रूबरू जो उनके बग़ैर नामुकम्मल है। ख़वातीनो हज़रात, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो काम है वो शहर से मुल्क और मुल्क से अभी पूरी दुनिया में छा रहा है। पिछले कई वर्षों से वो रेख्ता फाउंडेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको होस्ट कर रही हैं और मेरी मुराद है यहाँ पर मोहतरमा तरन्नुम अहमद साहिबा से। मैं उनको अपने ही एक खूबसूरत शेर के साथ स्टेज पर आने की दावत देना चाहूँगी। कभी तो खुद को भी देख लूँ आईने में आशी, कभी तो खुद को भी देख लूँ आईने में आशी, मुझे पता तो चले कि मैं कितनी दिल नशी हूँ। आप सबकी भरपूर तालियों में तरन्नुम अहमद। बहुत शुक्रिया। इतना तवील और इतना खूबसूरत तारुफ कराने की मैं मुस्तहिक नहीं थी। मैं मुंतज़िर थी कि कब आप कर चुके हैं और मैं हाजिर हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। तरन्नुम साहिबा यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। आज का जश्न कैफियत जिस शख्स की मौजूदगी से मुकम्मल है वो हैं कैफी आज़मी साहब की बेटी मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा, जो ख़ुद एक बहुत बड़ा अपनी ज़ात में मुकम्मल तारुफ हैं। ये हिंदुस्तान की वाहिद अदाकारा हैं जिनको 5 नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और 5 फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर पेश किए जा चुके हैं। इसके अलावा अनगिनत नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड इनको जो है दिए जा चुके हैं। मैं उन्हें यहाँ आवाज़ दूंगा और आप तमाम लोग उनको अपनी मोहब्बत से प्यार से जो है वो इस्तकबाल करेंगे। लेकिन उससे पहले आयशा ने उनके लिए एक कैफ़ी साहब की एक नज़म का इंतखाब किया है उनके लिए। जी, मैं मोहतरम जनाब कैफ़ी आज़मी साहब की एक खूबसूरत नज़म के चंद अशार उनकी नज़र करना चाहूँगी। शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। जो एक फूल में है कैद वो गुलिस्तां हो, जो एक फूल में है कैद वो गुलिस्तां हो, जो एक कली में है पिन्हा वो लाला जार हो तुम। हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद, हलावतों की तमन्ना मलाहतों की मुराद, गरूर कलियों का फूलों का इंकसार हो तुम। जिसे तरंग ने फितरत में गुनगुनाया है, जिसे तरंग ने फितरत में गुनगुनाया है, वो भैरवी हो वो दीपक हो वो मलहार हो तुम। आइए भरपूर तालियों में इस्तकबाल करते हैं मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा। I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I
And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. The record shows I took the blows and did it my way. अभी जो कुछ देर पहले आयशा ने यहाँ पे नज़्म पेश की कैफ़ी साहब की लिखी हुई तुम, अब वो इतनी खूबसूरत नज़्म है तो उसको आधी पेश करना नाइंसाफ़ी होगी, और शबाना साहिबा की मौजूदगी में उसे पूरी पेश ना करना हमारे लिए एक जुर्म के बराबर है। तो वो नज़्म मैं आपकी नज़र करती हूँ। तुम्हारे जिस्म में ख़ाबीदा हैं हज़ारों रंग, निगाह छेड़ती है जिसको वो सितार हो तुम, जिसे उठा न सकी जुस्तजू वो मोती हो, जिसे न गूंज सकी आरजू वो हार हो तुम, जिसे न बूझ सका इश्क वो पहेली हो, जिसे समझ न सका प्यार भी वो प्यार हो तुम। खुदा करे किसी दामन में जज्ब हो न सके ये मेरे अश्क हंसी जिनसे आश्कार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिले बहार हो तुम। ये बता दूं कि ये नज़्म उन्होंने शौकत कैफ़ी के लिए लिखी थी। उसको वाकई जो बहार आप अपने साथ लेके हमारी इस महफिल उर्दू में आई हैं उससे तमाम दुबई का माहौल मुअत्तर हो चुका है, और इसकी जो मुझे सपोर्ट करेंगे इस बात में हमारी ऑडियंस करेगी फिर से तालियां बजा के कि इनके आने से हमारा जो आज ये जश्न कैफियत है उसका जो रौनक है वो उसमें चार चांद लग गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले। अब हम यहाँ पे बात अगर कैफ़ी साहब की करें तो कैफ़ी साहब, कैफ़ी आज़मी एक सिर्फ नाम नहीं है, सिर्फ एक शख्स नहीं है, एक शख्सियत, एक अहद, एक दौर का नाम है। तो जब आप सोचते हैं कि सिलसिला कहाँ से शुरू किया जाए, उनके बारे में कहाँ से बात की जाए, बतौर शायर ज़िक्र हो या बतौर वालिद ज़िक्र हो या बतौर नगमा निगार ज़िक्र हो, बतौर सोशल रिफॉर्मर ज़िक्र किया जाए, या फिर जैसे वो बहुत अहम मेंबर थे तरक्की पसंद तहरीक के, या फिर उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन उसके प्रेसिडेंट थे, तो किस जाविये से उनको छेड़ा जाए और किस चीज़ पे बात की जाए, क्या सवाल पूछा जाए। यकीन मानिए कि अभी तक जहन इस चीज़ पे वो नहीं कर पाया है कि कहाँ से शुरू की जाए। तो मैंने सोचा कि बुनियादी एक सवाल बहुत जज्बाती, बहुत पर्सनल मैं आपसे करूँ कि आप माशाल्लाह अपनी पहचान, अपना नाम रखती हैं अपने आप में, आपका नाम आपका अपना मुकम्मल तारुफ है, और मेरे ख़्याल से जैसे हर बेटी का होता है वैसे ही आपका रिश्ता अपने अब्बा के साथ बहुत ख़ास है, मेरा भी है, सभी बेटियों का होता है। तो आज जिस मकाम पे आप हैं, आपको ज़्यादा मसरत या ज़्यादा फ़ख्र कब महसूस होता है, जब आपको बतौर शबाना आज़मी कहीं आपका तारुफ कराया जाए या बतौर कैफ़ी साहब की बेटी? जाहिर है कैफ़ी साहब की बेटी मेरा सबसे खूबसूरत तारुफ है। बिल्कुल। कैफ़ी साहब के साथ मैं कहना चाहूँगी कि शौकत कैफ़ी का भी बराबर उसमें हिस्सा है। कैफ़ी साहब जो कर गए हैं उसमें अगर मेरी वालदा का साथ नहीं होता तो वो उस मकाम तक पहुँच ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो उनका साथ ना होता तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। तो आपने क्योंकि उनके साथ का जिक्र किया तो मैं उस कड़ी पे जाना चाहूँगी जहाँ वो साथ आए। मतलब जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो वो शुरुआती दौर के जो उनके किस्से मैंने पढ़े या सुने आप लोगों के इंटरव्यूज़ में, तो बहुत इतने दिलचस्प किस्से हैं जो आजकल हम मूवीज़ में देखते हैं या नॉवेलों में पढ़ते हैं। उनकी जो मुलाकातें थी, छेड़छाड़ थी, वो आप कुछ सुनाएंगे हम लोगों को? दरअसल फरवरी 1947 में
हैदराबाद में प्रोग्रेसिव राइटर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही थी और रात को मुशायरा था। उसमें मेरी वालदा और उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने वो मुशायरा सुनने के लिए गए। तो जब वहाँ उन्होंने कैफ़ी साहब को सुना, ये हमको याद रखना चाहिए कि उस ज़माने में शायरों को बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाता था जैसे कि आज फिल्म स्टार्स को किया जाता है। और कैफ़ी साहब ने सबसे पहले अपनी नज़्म सुनाई ताज, जिसे सुनकर ये काफ़ी हैरत ज़दा हुई क्योंकि उनको लगा कि हैदराबाद में ताज के ख़िलाफ़ इतनी जी बुलंद आवाज़ में उन्होंने कहा। तो उनके भाई ने उनसे कहा कि इन लोगों का मकसद बहुत आला है। उसके बाद औरत नज़्म की फरमाइश हुई। उस ज़माने में किसी भी मुशायरे में बग़ैर औरत सुने लोग उनको जाने नहीं देते थे। मम्मी को भी नज़्म सुनना बहुत वो चाहती थी। और जब कैफ़ी साहब ने नज़्म सुनाना शुरू की तो मम्मी ने ये फ़ौरन तय कर लिया कि उन्होंने ये नज़्म उनके लिए ही कही है और वो ही उनके साथ चलने की हकदार है। और इस तरह से हुआ ये किस्सा कि जब मुशायरा ख़त्म हुआ तो लोगों का हुजूम जो है वो कैफ़ी आज़मी, सरदार जाफ़री और मजरू सुल्तानपुरी की तरफ लपका। उसमें जो है मम्मी का ये कहना है कि कॉलेज की जो लड़कियां हैं वो मक्खियों की तरह कैफ़ी की तरफ आ गई। तो उन्होंने एक तायराना नज़र कैफ़ी पर डाली और सरदार जाफ़री की तरफ मुड़ गई। पहले उनसे ऑटोग्राफ ले लिया। फिर जब भीड़ भाड़ थोड़ी कम हुई तो उन्होंने एक अदा से काफ़ी ख़ुद एतमादी के साथ अपना ऑटोग्राफ बुक कैफ़ी को दिया। कैफ़ी ने कनखियों से उन्हें पहले सरदार जाफ़री की तरफ जाते देख लिया था, तो एक इंतहाई मोमल शेर उन्होंने लिख दिया उनकी ऑटोग्राफ बुक में। वही अब्रे जाला चमक नुमा, वही खाक के बुलबुले सुर्ख रूह, ज़रा राज बन के महन में आओ, दिले घंटा टुन तो बिजली कड़के धुन, तो पवन चपक के लमन में आओ। तो मम्मी इंतहाई नाराज़ हुई, ख़ास तौर से क्योंकि उनकी जो सहेली थी ज़किया, उनकी ऑटोग्राफ बुक में बहुत अच्छा शेर लिखा था। तो जब वो वहाँ से हटे तो मम्मी ने नाराज़गी से कैफ़ी साहब से पूछा कि आपने इतना बेहुदा शेर मेरी ऑटोग्राफ बुक में क्यों लिखा? तो कैफ़ी शरारत से मुस्कुराया और कहा कि आपने ऑटोग्राफ पहले सरदार जाफ़री से क्यों लिया? अब टन 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 जैसे हिंदी फिल्में होती हैं उस तरह से उनका इश्क शुरू हो गया। नहीं, काफ़ी कुछ हिंदी फिल्मों की तरह हुआ उनकी शुरू की आशिकी के दौर में। उनको एक तो यही किस्सा हुआ, उनको लग रहा था उठ मेरी जान उनके लिए पढ़ी गई है, उन्होंने लिख दिया है टन टनाटन। उसके अलावा एक और भी चीज़ जो मैंने पढ़ी है वो ये कि जब आशिकी का दौर, तब भी यही हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि आज के माँ बाप बड़े रिजिड हो गए हैं, तब भी बहुत मुखालफत होती थी। तो शौकत साहिबा और कैफ़ी साहब का जो इश्क का शुरू का दौर था उसमें इंतहाई मुखालफत शौकत साहिबा के घर वालों ने की थी। तो वो बहुत इंटेंस जो है मसाइल आए थे उस ज़माने में। कैसे सरजद की उन्होंने? एक ज़माना ऐसा आया कि जब कैफ़ी साहब के पूरे ख़त जो आते थे वो उनके भाई लेकर उनको फाड़ देते थे और शौकत तक वो ख़त नहीं पहुंचते थे। शौकत के ख़त भी कैफ़ी की तरफ नहीं गए। तो एक दिन कैफ़ी साहब ने अपने खून से ख़त लिखा, जिसको देख के वो बिल्कुल पागल सी होगी और वो भागते हुए अपने अब्बा के पास गई और उन्होंने कहा मैं सिर्फ कैफ़ी से शादी करूंगी, वरना किसी से भी नहीं। और वो खून से लिखा हुआ ख़त उनको दिखा दिया। तो मेरे नाना ने कहा कि बेटे ये शायर लोग बड़े रोमांटिक होते हैं, असली ज़िंदगी में और उनकी शायरी में बड़ा फ़र्क है। ये काफ़ी मुमकिन होगा कि उन्होंने ये ख़त लिखा है किसी पेड़ के नीचे लेटे ठंडी ठंडी हवा खाते हुए और बकरे के खून से ख़त लिख रहे होंगे। तो आप इन चीज़ों में मत पड़िए। खैर उन्होंने ये कहा कि मैं आपको बम्बई ले चलूँगा और आप ख़ुद देखिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है। और आप सोचिए आज से 70 साल पहले मेरे नाना बग़ैर घर में किसी को भी बताए मम्मी को वहाँ ले गए, वहाँ कम्यून में जहाँ कैफ़ी साहब रहते थे वो दिखा और फिर कहा कि क्या आप वाकई अभी भी कैफ़ी से शादी करना चाहती हैं? तो मम्मी ने ये कहा था कि अगर वो एक मज़दूर होते और मट्टी ढोते फिर भी मैं उन्हीं से शादी करती। लेकिन इससे ये बात जाहिर हुई कि वो उतने भी रिजिड या तंग नज़र नहीं थे। अगर उतने ज़्यादा ख़तरनाक वालिदैन होते तो वहाँ तक ना ले जाते, मतलब इतनी कम से कम आज़ादी उन्होंने इट्स क्वाइट अमेजिंग। बिल्कुल। तो आपने जिक्र किया उठ मेरी जान का,
तो अब जब जिक्र हो उस नज़्म का और वो पेश ना की जाए, बहुत नाइंसाफ़ी जी, उसके एक चंद मिसरे मैं सुनाती हूँ। इरशाद। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है निखत खमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आज़ाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं। तुझ में शोले भी हैं, बस अशफिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है, दिलचस्प कहानी ही नहीं। तेरी हस्ती भी है एक चीज़, जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। आप सोचिए, ये 70 साल पहले लिखी गई थी, जब ये माना जाता था कि औरत का मकाम जो है वो सिर्फ अपने रसोई घर और किचन तक है, और वो बच्चों की देखभाल करे और खाना पकाए, और मर्द जो हैं आगे जाकर ज़िंदगी से जूझें। उस ज़माने में इन्होंने कहा था कि उठ मेरी जान। उठ मेरी जान, और वो बाद में कहते भी हैं अगले बंद में कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून और अरस्तू है, तू जहरा परवीन। तेरे कब्जे में है गर्दू, तेरी ठोकर में ज़मीन। हाँ उठा, जल्द उठा, पाए मुकद्दर से जबी। मैं भी रुकने का नहीं, वक्त भी रुकने का नहीं। लड़खड़ाएगी कहाँ तक कि संभलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो अब अगर सोचा जाए तो ऐसे लिबरल, या फिर ये कह लीजिए कि अगर औरत और मर्द को बराबर हुकूक देने वाले या समझने वाले को हम फेमिनिस्ट कहते हैं, तो ऐसे फेमिनिस्ट वालिद की बेटी होने का आपकी परवरिश में कुछ बुनियादी फ़र्क पड़ा? जाहिर है, न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे भाई की ज़िंदगी में भी हमारा जो माहौल था, उसी ने, हमारी जिस तरह की परवरिश हुई उसी ने शेप किया। हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, वो जाहिर है कि उसी से डेवलप हुआ। इनफैक्ट मैंने तो हमेशा ये देखा था कि जिस कम्यून में हम लोग रहते थे, 9 साल की उम्र तक हम लोग रेड फ्लैग हॉल में रहते थे, जिसमें हर कॉमरेड के पास सिर्फ एक 180 स्क्वायर फीट का एक कमरा होता था, और 8 फैमिलीज़ रहती थी जिनमें एक कॉमन बाथरूम और एक कॉमन टॉयलेट था। जाहिर है कि पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। जो भी पैसे कैफ़ी साहब कमाते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी को चले जाते थे, और उनको सिर्फ 40 रुपए मिलते थे अपने फैमिली के लिए। लेकिन उस माहौल में पैसों की तंगी ने कभी हमें परेशान नहीं किया, क्योंकि जो भरपूर हमको वहाँ मिला वो था एक इतना खूबसूरत माहौल जिसमें इंसान दोस्ती, गैर बराबरी के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना, औरत को बराबर का दर्जा देना, ये जो है हमारे माहौल में, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाय अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस आई ऑलमोस्ट इम्बाइब्ड दैट। उसमें ख़ास तौर से हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, मैं समझती हूँ, वह है उसकी गंगा जमनी तहज़ीब, और उसका जो है हमारे घर में और हमारे पूरे कम्यून में इस तरह से सबूत होता था कि हम होली, दिवाली, ईद, गणेश चतुर्थी, ये क्रिसमस, ये सब बहुत ज़ोरों शोर से मनाते थे। आपने जब उस घर का जिक्र किया तो वही चीज़ है कि घर जो है वो उन 4 दीवारी में महदूद नहीं है, ना उसके साइज से, घर दिलों से बनता है। आपके यहाँ इतनी अजीम हस्तियाँ आके ठहरती थी, जैसे शोरा और फैज़ साहब और सब, जबकि वो कहीं भी ठहर सकते थे। तो मैं जो हूँ बहुत इसको समझती हूँ कि हम लोग वाकई, बाबा और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमारा छोटा सा घर था। जब हम लोग कम्यून से जानकी कुटीर में आए तो इतना छोटा सा घर था, कॉमन, उसमें मतलब गेस्ट रूम था ही नहीं। तो ये लोग जब आते थे तो मैं अपने भाई के कमरे में चली जाती थी, और आप सोचिए कि जोश मलिहाबादी, फिराक गोरखपुरी, फैज़ अहमद फैज़, बेगम अख्तर, इस तरह के लोगों के बीच हम लोग पले बड़े हैं। बेगम अख्तर साहिबा ने जो एक गज़ल इमॉर्टल कर दी है कैफ़ी साहब की, वो बहुत ही कम उम्र में लिखी गई थी। वो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन किस्सा ऐसा था कि कैफ़ी साहब का जो गांव है मिजवा, जहां उनकी पैदाइश हुई थी,
तो उनके वालिद को शायरी से बहुत शौक़ था। उनके जो बड़े भाई थे वो भी शायरी करते थे और नशिस्त होती थी उनके यहाँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके भाई को कुछ लिखना था और उनको शायद वक्त नहीं मिला, तो कैफ़ी साहब ने कहा कि क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा अच्छा। तो जब उन्होंने सुनाई वो गज़ल तो उनके वालिद ने कहा आपका हाफ़ज़ा बहुत अच्छा है लेकिन आप अपने नाम से दूसरे लोगों का कलाम ना सुनाएं। तो ये रोने लगे और अपनी बहन के पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए ये लोग मेरे पे शक कर रहे हैं, एक दिन मैं सबसे अच्छा शायर बन के दिखाऊंगा। तो उनसे कहा गया कि अच्छा चलिए आपका इम्तिहान लेते हैं। तो उनको एक दिया, उसके ऊपर उन्होंने लिखा इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े, जिस तरह हंस रहा हूँ मैं पी पी के अश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। आप सोचिए 11 साल की उम्र में उन्होंने ये लिखा। तो उनका सिलसिला जो शुरू हुआ बतौर शायर वो 11 साल की उम्र में शुरू हुआ और फिर होते होते फ़िलासफ़ी उनकी वो सोशल रिफॉर्मर और हमदर्द होती चली गई। आप अक्सर कहती हैं कि आपके जो ये सारे काम हैं या कारनामे हैं जो आप अंजाम देती हैं बतौर सोशल रिफॉर्मर, हर सिचुएशन में कैफ़ी साहब का कोई एक कलाम, कोई एक नज़म, कोई एक थॉट आपको राह दिखाता है। तो ये जो आपका निवारा हक वाला जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 50,000 फैमिलीज़ को घर मुहैया कराए, प्रोवाइड कराए, तो इसके पीछे कौन सा कलाम इंस्पिरेशन था? आपने रिसर्च बहुत अच्छा किया हुआ है। दरअसल कैफ़ी साहब की एक नज़म है जिसने मुझ पे अपना बहुत असर छोड़ा है, मकान है उसका उन्वान। तो ये जो है उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के बारे में है जो कि अपने खून और पसीने से ये खूबसूरत महल बनाता है और जब महल बन जाता है तो एक पहरेदार को उस पर रख दिया जाता है और ये आदमी उसी महल में नहीं जा सकता। तो उसकी जो आयरनी है उस पे उन्होंने ये कहा है कि आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात न फुटपाथ पे नींद आएगी, सब उठो मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। तो जिस खिड़की का वो जिक्र करते हैं वो खिड़की जो है वो हर किस्म की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ है। तो उसका मुझ पे बहुत गहरा असर रहा है और इसलिए जब मैंने झुग्गी झोपड़ी में काम करना शुरू किया तो कैफ़ी साहब की इस नज़म का उस पर बहुत हिस्सा था। क्या कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ कलाम आपके लिए जो है वो इशारे का काम करता रहा। उन्होंने फिल्मी, क्योंकि वो उसमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से कितनी मेहनत से इसने ये बनाया और फिर वो कहते हैं कि बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, बन गया कसर तो पहरे पे कोई बैठ गया, सो रहे खाक पे हम शोरिश तामीर लिए, अपनी नस नस में लिए मेहनत पैहम की थकन, बंद आँखों में उसी कसर की तस्वीर लिए, दिन पिघलता है उसी तरह सरों पर अब तक, रात ढलती है उसी तरह सिया तीर लिए, आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात में फुटपाथ पे नींद आती है। वाह, इस तरह का कलाम एक तरफ फिल्मी नगमे जहाँ उन्होंने अपना जो शायरी का मयार था वो ज़रा सा भी 19 से 20 से 19 नहीं होने दिया। जो आला दर्जे की वो शायरी करते थे वही उन्होंने फिल्मों में भी लेकिन उनका फिल्मी नगमा निगारी के सिलसिले में एक जुमला बहुत मशहूर है कि यहाँ पे जो है कब्र पहले खोद दी जाती है फिर कहा जाता है इस नाप का मुर्दा ले आओ। तो ये शायद गुरुदत्त साहब की कागज़ के फूल के दौरान ये किस्सा हुआ था। असल में अब्बा ये कहते हैं कि ये एक अजीब सा किस्सा है फिल्म इंडस्ट्री में कि पहले धुन बनाई जाती है और फिर उसमें वर्ड्स फिट किए जाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि पहले आप कब्र खोद दें और उसके बाद उस साइज का मुर्दा ढूंढें। तो कभी मुर्दे के पाँव बाहर रह जाते हैं, कभी टांगे, लेकिन उनको इसलिए काम मिलने लगा कि वो मुर्दे अच्छे गा लेते थे वो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग किस्सा है वो है उनका जो बहुत फेमस गाना है वक्त ने किया क्या हंसी सितम। ये हुआ ये था कि एस.डी. बर्मन ने बहुत खूबसूरत एक धुन बनाई और वहीं के वहीं कैफ़ी साहब ने उसका जो है वो मुखड़ा लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि इसके लिए कोई सिचुएशन नहीं थी फिल्म में,
तो गुरुदत्त को लेकिन वो इतना पसंद आया कि उन्होंने बोला अब गाना बना दीजिए, मैं उसके लिए कोई सिचुएशन ढूंढ दूंगा। और इसी तरह इस से तरह वक्त से ने वो किया गाना। क्या हंसी। तो जब आप फिल्म देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है वो पूरी फिल्म उसी पे बनी उसी हुई है। गाने पे मबनी है और उसका दैट्स द जीनियस पिक्चराइजेशन ऑफ जिस तरह वो पिक्चराइज किया गया है वो जी, गाना जी। वो भी। तो नगमों की बात हुई, गायकी की बात हुई, आप अदाकारा हैं, वालिद साहब शायर थे, तो दोनों ही फन के मालिक आपके घर में मौजूद थे। आपका रुझान एक तरफ ज़्यादा कैसे हो गया, दूसरी तरफ हुआ नहीं या हुआ है और हम लोग नहीं वाकिफ़ हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक तरफ तो शायरी का माहौल था चारों तरफ, दूसरी तरफ क्योंकि मम्मी थिएटर की जी, एक्ट्रेस थी, जी। तो थिएटर के बहुत लोग आते थे घर पे, जी। तो ये नेचुरली कुछ हुआ कि मैं थिएटर की तरफ और फिर एक्टिंग की तरफ उधर रुझान हो जी। गया आपका। तो आपके घर में जैसे सभी के घर में कोई ना कोई रस्म होती है, चाय की रस्म बाकायदा रिवाज की तरह पे कई फैमिलीज निभाती हैं। आपके यहाँ में भी चाय पे बड़ा एक अच्छा डिस्कशन होता था। आप सुबह उठती थी तो एक रिचुअल की तरह शबाना साहिबा के यहाँ चाय का इंतज़ाम होता था और शौकत साहिबा और कैफ़ी साहब बैठ के वहाँ पे गुफ्तगू होती थी और बाकायदा एक महफिल उन दो लोग आपस में जमा लिया करते थे। तो क्या वो अपनी जगह अपने फ़न की मालिक, वो शायरी में मालिक, तो क्या खूबसूरत चीज़ें वहाँ से निकल के आती थी और क्या कुछ वो बातें इंस्पायर करती होंगी? देखिए, असल में होता ये था कि मम्मी हर सुबह बहुत नहा धो के एक ऑर्गेंडी की बहुत खूबसूरत साड़ी पहनकर अच्छा। हार सिंगार के फूल हमारे गार्डन में होते थे, उनको जमा करके एक तश्तरी में रखकर और फिर ये चाय पीती थी। तो अब्बा का ये कहना है कि उनके सबसे खूबसूरत और पुरसुकून लम्हे उसी वक्त सुबह में होते थे जब हम लोग भी नहीं, बाबा और मैं भी नहीं चाहते थे वहाँ, क्योंकि ये उनका मोमेंट था। तो उसी से मुतासिर होकर उन्होंने एक नज़्म कही थी, एक लम्हा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊं। इरशाद, नवाज़िश। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का, और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो बोलती आँखें चाय की प्याली से जब उठें तो दिल में डूबें, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ। बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए, कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही आहा, लगे। वाह वाह। ये मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगती है ये नज़्म। मेरे भाई बाबा इंतहाई शरारती हैं और उनका ये कहना है कि दरअसल मेरी अम्मा जो है ना वो बहुत बातूनी है और अब्बा बहुत कम बोलते थे। तो बाबा का ये कहना है कि ये ख्वाहिश ही लेके अब्बा गए कि आज तुम कुछ न कहो, ये हो नहीं पाया, तो इसलिए जो है उन्होंने नज़्म के थ्रू ये पेश किया, लेकिन वो हो नहीं, वो तब भी नहीं हो पाया। बिल्कुल, आज तुम कुछ न कहो नहीं हो पाया। नहीं, अब आप कह रही हैं कि वो जैसे बहुत बातें करती थी, वो कमगो थे, तो फ़र्क भी बहुत था दोनों जगहों का। आपकी वालदा हैदराबाद से और ये यूपी, और वो भी ठेठ यूपी, ईस्टर्न यूपी मिजवा से। रहन सहन, बातें, डायलेक्ट, खाना, सब चीज़ों में कितना फ़र्क रहा होगा। तो यहाँ पे कैफ़ी साहब का पलड़ा भारी था या होम मिनिस्ट्री? देखिए, होम मिनिस्ट्री हमेशा पलड़ा भारी उसी का रहता है, क्योंकि माएँ बहुत शार्प होती हैं। वो अपने ख़ानदान के पास लेकर चली जाती हैं बच्चों को जब भी छुट्टियां होती हैं, कभी अपने ससुराल नहीं लेकर जाती हैं। तो जाहिर है हम लोग भी जो है हैदराबाद में ही अपना वक्त गुजारते थे और हैदराबाद का खाना हमको बहुत पसंद है। यहाँ मुझे लगता बहुत सारे हैदराबादी हैं जो आप लोगों को इतनी खुशी हो रही है बात सुनकर। नहीं, बहुत अच्छी ज़बान है अपनी दक्कनी। नहीं, वो इसलिए भी ज़्यादा तालियां बजा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट हैं वो हैदराबादी किस्म की बिरयानी ज़्यादा देते हैं, लखनवी किस्म की थोड़ी कम देते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे घर में एक बात पे झगड़ा होता था और वो ये है कि अगर मम्मी जो हैं अपनी खट्टी दाल का चमचा कैफी साहब के अरहर की दाल में डाल दें तो बस एक जो है आप समझिए कि एक वॉर हो जाता था। वाकई में तो वो ठेठ यूपी में उनकी जड़ें थी। उन्हीं का एक शेर, मेरा बचपन भी साथ ले आया, मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। क्या बात। लेकिन जब कैफी साहब बहुत अरसा मुंबई में गुजार कर वापस मिजवा गए अपने गांव और उन्होंने देखा कि उस दौरान जब वो वहाँ नहीं थे
तब वो जैसा उस गांव को छोड़ के गए थे वैसा ही उन्होंने उतने सालों बाद उसे पाया, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ और उनको ये लगा कि जब तक आप बुनियादी तौर पे गांव से काम करना शुरू नहीं करेंगे तब तक मुल्क जहाँ है वहीं का वहीं धरा रह जाएगा। तो वो अपने गांव वालों के लिए बतौर फरिश्ता मिजवा वापस लौट के गए। बहुत काम उन्होंने किए, वहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बल्कि सड़कों के अलावा एक रेलवे ट्रैक था जो कि सिंगल लाइन था, हार्डली चलता था, उसको भी वहाँ इसलिए ख़त्म किया जा रहा था कि फालतू है, कोई प्रॉफिट नहीं आता। वहाँ पे जो कैफ़ी साहब ने कारनामा अंजाम दिया वो हैरत अंगेज़। उसके बारे में हमें कोई इल्म नहीं था, उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया और ऐसे बिहेव किया जैसे ये बहुत नॉर्मल बात है। और हमको बाद में पता चला कि ये जब उखाड़ी जा रही थी छोटी लाइन, तो कैफ़ी साहब अपने व्हीलचेयर समेत ट्रैक पे जाके ट्रैक्स पर बैठ गए और उन्होंने कहा मेरे ऊपर से इस ट्रेन को गुजरना पड़ेगा। तो जाहिर है जब तक मिनिस्टर्स को पता चल गया और फिर बहुत सारा हंगामा हुआ और फिर अब ना सिर्फ वो ब्रॉड गेज हो गई है लेकिन दिल्ली और कोलकाता और बम्बई की सब बड़ी बड़ी ट्रेन्स उस पर वहाँ से होकर जाती हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट पे भी वहाँ बहुत फर्क पड़ा, लोगों की आमद-रफ्त वो हो गई जी। उनके लिए जोरदार तालियां बेशक। आपको क्या लगता है शबाना साहिबा कि कैफ़ी साहब बतौर शायर ज़्यादा मुतमईन थे या हैप्पी स्पेस में थे, या बतौर नगमा निगार वो अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे? देखिए, शायरी तो उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। जब उनको किसी मौजू से उनको जूझना होता है या अपनी बात कहनी होती थी तो वो शेर कहते थे। जाहिर है कि फिल्म के गाने लिखने में एक टाइम लिमिट होता है, तो मैंने ये देखा था कि अगर उनको पता नहीं, इरशाद साहब बताएंगे कि या उनके साथ भी ऐसा होता है क्या, तो जिस सुबह को उनको गाना देना होता है उससे प्रीवियस शाम से दुनिया के तमाम गैर ज़रूरी काम हैं वो उनको याद आने लगते थे। तो ऐसे ख़त जो 3-3 महीने से नहीं लिखे हैं, अपना ड्रॉर साफ़ करना है, अपने कलम का इंक बदलना है। और मैं हमेशा सोचती थी कि ये ऐसा क्यों करते हैं जब इनको सुबह में देना, और बस सुबह होते होते फिर उनका गाना बन जाता था, क्योंकि उनका जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो उसमें जाता था बेसिकली। वाकई में ये सवाल मैं आपसे करूंगी कि आपके साथ भी क्या ऐसा ही होता है अगले सेगमेंट में। तो अब ये है कि कैफ़ी साहब जो मिजवा में उन्होंने सोसाइटी सेट की है, वहाँ पे तालीम पे बहुत ज़ोर है, ख़ास तौर से लड़कियों की तालीम पे। उसके अलावा वो सोशल सेंटर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों को, मैरिड अनमैरिड सभी को। कंप्यूटर साइंस में सिलाई मशीनें लगवाई हैं। तो ये भी जिक्र हुआ है, पढ़ने में आया है कि आपके यहाँ जो मिजवा में चिकनकारी का काम कराया जाता है वो बहुत बड़े लेवल पे मनीष मल्होत्रा जो कि बॉलीवुड के डिज़ाइनर हैं वो करवाते हैं। तो इससे ये हुआ है कि जो औरतों में एक खुद एतमादी पैदा हुई है, अब वो पैसा भी कमाती हैं, और हमने ये इंसिस्ट किया कि सबके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो खुद तय करें कि वो अपना पैसा किस तरह से खर्च करना चाहती हैं। तो समाज में जो ये माना जाता था कि औरत जो है वो एक लायबिलिटी है, अब उसको एसेट की तरह देखा जाता है। और जो सबसे खुशी की बात ये कि मिजवा और उसके आसपास के 40 गाँव में किसी भी लड़की की शादी 18 साल से पहले नहीं होती। अच्छा, बहुत बड़ी बात है एक ऐसे लेवल के गाँव। जी, तो कैफ़ी साहब का कलाम आपको हमेशा गाइड करता रहा, और भी ऐसी घर में बातें होती होंगी, कोई ऐसी सीख जो उन्होंने आपको दी जो आपने गिरह बांध ली और जिस पे आप और बाबा आज़मी साहब आज तक अमल करते हैं, और आप वो सीख हमारी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहें ताकि हम लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें, तो क्या चीज़ है जो आपने गिरह बांधी? इसका ज़रा सा मैं तवील जवाब दूंगी। जी बिल्कुल। असल में जब कैफ़ी साहब 40 साल के बाद मिजवा पहुँचे तो उन्होंने देखा ये वक्त में बिल्कुल मुंजमद हो गया ये गांव, यहाँ कुछ भी तब्दीली नहीं आई है। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि वो सड़क बनाएं। तो बहुगना जी उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे, तो कैफ़ी साहब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखिए कोई रास्ता नहीं है और आप ये सड़क बना दीजिए। तो बहुगना जी ने कहा कि कैफ़ी साहब कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 किलोमीटर की सड़क है, बन जाएगी। तो ये आए तो गांव वाले बहुत खुश हो गए कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन पता चला कि बहुगना जी की सरकारी गिर गई। मिजवा से फूलपुर तक 2 किलोमीटर की सड़क बनाते बनाते 5 हुकूमतें आईं और गईं,
तो कैफी साहब हमेशा ये कहते हैं ये तो 2 किलोमीटर की सड़क थी, शेर शाह सूरी ने वो ग्रैंड ट्रंक रोड कैसे बनाई होगी। तो जाहिर है कि जब वो ये काम कर रहे थे तो बहुत सारी अड़चनें आती थी बीच में, लेकिन वो इसी कान से सुन के इसी कान से निकाल लेते थे। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि जब आप देखते हैं कि तब्दीली उस रफ्तार से नहीं आती जो आप चाहते हैं, तो क्या आप मायूस नहीं होते? तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मेरे लिए एक बिल्कुल मंत्र बन गई। उन्होंने कहा, बेटे जब आप तब्दीली के लिए काम करें तो इस उम्मीद में एक गुंजाइश भी छोड़ दें कि शायद तब्दीली आपकी ज़िंदगी में ना आए, लेकिन ये यकीन रखना चाहिए कि आप पूरी मेहनत से और पूरी सच्चाई से अगर काम करते ही रहें तो तब्दीली आएगी, चाहे वो आपके जाने के बाद ही क्यों ना आए। बिल्कुल सही बात। और शायद यही उनकी सोच और उनकी जो राइटिंग्स है वजह रही होगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, बहुत लोग यहाँ एमयू के मौजूद हैं, वहाँ पे जो लाइब्रेरी है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, वहाँ जिस हॉल में एमयू के बानी सर सैयद अहमद ख़ान साहब की किताबें रखी हैं, उसी हॉल में कैफ़ी आज़मी साहब की किताबें रखी हैं। किसी के लिए भी बहुत एजाज़ की बात है। तो कैफ़ी साहब के एक नगमे का जिक्र अभी यहाँ हुआ था, वक्त ने किया क्या हसीन सितम। इस वक्त हमारे ऊपर हसीन तरीन सितम वक्त कर रहा है, क्योंकि और भी आना है। कैफ़ी साहब के जो नगमे हमें पेश करने हैं आप लोगों के सामने, बहुत खूबसूरत मौसीकी और आवाज़ों के साथ सजा के, इसके बाद वो सेगमेंट है। तो ये सिलसिला फ़िलहाल थमेगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि इख्तिताम पे पहुँचेगा, इंशाल्लाह आइंदा बरसों में जी। और एक नज़्म कैफ़ी साहब की जो आखिरी वक्तों की थी, आज अंधेरा मेरी नस नस में उतर जाएगा, अगर हम आपसे सुन सकें तो, वरना मुझे तो याद नहीं है अच्छा, वो। तो अगर इजाज़त हो तो मैं जी। आज अंधेरा मेरी नस नस में उतर जाएगा, आंखें बुझ जाएंगी, बुझ जाएंगे एहसास व शऊर, और ये सदियों से जलता सा सुलगता सा वजूद, इससे पहले कि सहर माथे पे शबनम छिड़के, इससे पहले कि मेरी बेटी के वो फूल से हाथ गर्म रुखसार को ठंडक बख्शें, इससे पहले कि मेरे बेटे का मजबूत बदन तने मफलूज में शक्ति भर दे, इससे पहले कि मेरी बीवी के होंठ मेरे होंठों की तपिश पी जाएं, राख हो जाएगा जलते जलते और फिर राख बिखर जाएगी, आज अंधेरा मेरी नस नस में उतर जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि कैफ़ी साहब मायूस नहीं होते थे। और ये नज़्म उन्होंने तब डिक्टेट करवाई थी शमा जैदी को, जब शायद 4 ही दिन हुए थे उनका जो ब्रेन हेमरेज जो अटैक हुआ था उसके बाद। लेकिन फिर ये जो नज़्म है बहुत तवील नज़्म है, और इसमें फिर वो बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने मौत से लड़ाई की और किस तरह से आखिर में मौत को बाहर फेंक दिया। तो दैट वाज द पर्सन ही वाज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल यस, ऑफ ही अस, वाज एन इंस्पिरेशन बहुत इंस्पिरेशन। अब काफ़ी संजीदा बातें हो गई, मैं जाते जाते अगर आप इजाज़त दें तो सिर्फ एक किस्सा जी बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ। मैं जो हूँ बहुत छोटी थी, शायद 9-1 साल की थी, तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ एक पार्टी थी जिसमें जो इंडस्ट्रियल मुझे इसलिए साथ ले गए थे कि कोई घर पे मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते थे, तो मैं भी उनके साथ चली गई थी। तो वो जो उनकी बीवी हैं उन्होंने बहुत अदा से कहा, कैफ़ी साहब माय यूजुअल फरमाइश, यू नो दैट वन अबाउट द 2 निगाहों का समथिंग समथिंग। और कैफ़ी साहब बग़ैर पलक झपकाए उन्होंने नज़्म सुनाना शुरू की। और 9 साल की मैंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, ये मेरी मम्मी के लिए लिखा है, ये इनके लिए बिल्कुल नहीं लिखा है। तो मम्मी के तो दिल में इतने लड्डू फूटे और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बेटे ऐसा नहीं होता, कुछ नहीं। और बहुत खुशी हुई। उसके बाद कभी भी अब्बा ने अपनी नज़्म किसी औरत पे चेपी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच बज़्म उर्दू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने बड़े पैमाने पर ये आज की शाम रखी है। शुक्रिया।